आज हमारे बीच में हमारे खास मेहमान इंजीनियर सुनील उके सर, आपका एक्सीलेंस कोचिंग एंड लाइब्रेरी में स्वागत अभिनंदन करते हैं। और बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि यूपीएससी के बारे में बच्चों को जानकारी दे, तो एक दौर और एक समय ऐसा बना कि आज हम बच्चों को बहुत सारी जानकारी देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सर कि यूपीएससी का इंट्रोडक्शन आप प्रॉपर रूप से बताइए बच्चों को। देखो सर, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी बोर्ड है, इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। इसके अंडर में जो पोस्ट आती है वो ए प्लस जॉब जो आता है बोलते कि टॉप लेवल की, जैसे आप आईएएस की बात कर लेते हैं, है ना, या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस, है ना। तो इस जॉब में बहुत मोस्ट पावरफुल जॉब है। और दूसरा है कि ये दुनिया का सबसे सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, पूरे दुनिया का, विश्व का, और अपने इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है ना। लेकिन जो बच्चे अगर करना चाहते तो क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे अपने जो गरीब बच्चे रहते हैं या फिर जो मेहनती बच्चे रहते हैं वो ही सफल हो पाते हैं, कोई वीआईपी ज्यादा बच्चे सफल नहीं हो पाते। इसमें क्या मांगता है, मेहनत मांगता है, है ना। तो ये यूपीएससी के बारे में है सर। तो जितना आपने सुना हो एग्जाम्पल, आपने आईएएस आईपीएस जितने भी टॉप लेवल के अधिकारी जो बनते हैं, ये सब मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक मुझे इतना आइडिया है कि मैं भी जब यूपीएससी तैयारी करने गया था तो मुझे भी एक डाउट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन होते हैं और हिंदी से कम सिलेक्शन होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इंग्लिश में प्रीलिम्स से 2 पेपर होते हैं, एक सीसेट होता है और जीएस होता है। अब जीएस में क्या होता है कि जीएस में बच्चे जैसे पेपर निकाल लेते हैं, है ना, कट ऑफ जाता है। लेकिन जो सीसेट में जो रहता है उसमें पासिंग मार्क्स रहता है, सेकंड पेपर होता है उसके ऊपर, तो वो पासिंग मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाता स्टूडेंट्स। जब तक आपका सीसेट में अगर पास नहीं होगी तो आपका सेकंड पेपर जो जीएस है वो चेक नहीं होता है ना। तो उसके लिए क्या रहता है कि जो बच्चों को जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जो उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने का जो तरीका है, वो बच्चे वहां समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जो यूपीएससी में जो कॉम्प्रिहेंसिव जो देता है वो बच्चे वहां पे समझ नहीं पाते। और उसका सबसे बड़ा कारण रहता है कि जो उनका जो थिंकिंग जो रहता है वो कमजोर रहता है हिंदी मीडियम वालों का। तो जितने भी बच्चे, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपकी सोचने की, आपकी एप्टीट्यूड, आपका, है ना, आईक्यू लेवल अच्छा है, तो आपका सीसेट पेपर निकल जाता है। और सीसेट पेपर अगर आपने स्टेज क्लियर कर लिया तो आपको फिर मैथ्स में इतना खास दिक्कत नहीं जाता, क्योंकि बच्चे अच्छा खासा ही बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि जो सीसेट जो पेपर है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा बैरियर है। सर, आप थिंकिंग की बात बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा स्टार्टिंग में जो बेसिक करना है उसे एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं वो उसका कमजोर होता है, ना कि मतलब थिंकिंग। तो सर अगर देखा जाए तो हर बच्चे की थिंकिंग वैल्यू होता है। देखो उसमें ही रहता है, देखो इंडियन एक्सप्रेस और गार्ड जो आती है यूपीएससी में जी, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सिलेक्शन होते हैं। लेकिन उसको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। आपको इंग्लिश इतना तो आना चाहिए कि आप किसी इंग्लिश पेपर को आप आराम से ट्रांसलेट कर पाओ हिंदी में, है ना। क्योंकि मटेरियल ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाता हिंदी में, इंग्लिश में अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल होता है। तो सिर्फ थोड़ा सा इंग्लिश का दिक्कत जाता है। और इंग्लिश मीडियम के साथ क्या होता है कि कई बार अगर कोई शब्द इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो उसको हिंदी में समझ लेता है। तो ये लैंग्वेज पकड़ आपका इंग्लिश में भी कमांड है और हिंदी में भी कमांड है। तो दैट्स व्हाई जो यूपीएससी में जो बच्चे निकालते हैं वो सीसेट का बड़ा रोल रहता है। सीसेट में रहता है कि वो आपने एक पेज में पूरा गद्यांश लिखा है, या फिर आपको हम इंग्लिश में पेसेज बोलते हैं, कंप्रेसिव बोलते हैं। तो कोई चीजें क्या होता है हिंदी में समझ नहीं पाया तो थोड़ा एक बार इंग्लिश में रीड कर लो, तो उससे क्या आपका जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाता है कि लेखक जो अथर जो कहना क्या चाहता है। तो उसमें थोड़ा सा क्या कि लैंग्वेज वेरियर है। और बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले निकालते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कमांड रहता है। अभी सर यूपीएससी एग्जाम को लेकर डेट का एक विस्तार पूर्वक बच्चों को बताइए कि कैसे, मतलब क्या उसकी अंतिम तारीख है, और उसी के साथ बच्चों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि एक कम समय बचा है, मान के चलो एग्जाम का, जहाँ तक तो उसके आधार पे कैसे उसको रन करना है, ये दोनों पॉइंट रहेंगे सर आपके। तो अभी 24 फरवरी तक लास्ट डेट है, ना। और इस बार यूपीएससी ने बहुत सारे चेंजेस किया है। चेंजेस मीन्स कि आप किसी भी एग्जाम में फॉर्म भरते हो तो आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड का कोई आइडेंटिफाई देना पड़ता है आपको, ऐसा प्रूफ, है ना। लेकिन यूपीएससी में चेंजेस कर दिए कि आपको एक अपना पासपोर्ट लगेगा, फिर आपका एक लाइव फोटो भी लगेगा, साथ में फिर आपके पापा जी का पैन कार्ड और आधार कार्ड भी, उसका भी स्कैन होगा।
क्योंकि एक यूपीएससी सबसे ट्रस्ट एग्जाम होता है। लेकिन इसमें पिछले बार काफी बहुत सारी कमियां पाई गई, बहुत सारे छोटे मोटे करप्शन हुए। तो इस बार यूपीएससी थोड़ा सा होशियारी कर लिया कि भैया आप प्रॉपर तरीके से, और जो भी बच्चा अगर एग्जाम फॉर्म भरना चाहते 24 तारीख से, तो आप 24 तारीख को मत जाइए, है ना, अभी से फॉर्म भरना चालू करिए। और सेकंड चीज है कि उसमें फीस वगैरह कुछ लगता नहीं है फॉर्म भरने की। तो कोई भी बच्चा का जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो उसको हर बंदे को एक बार यूपीएससी एग्जाम देना चाहिए और एक लेवल चेक करना चाहिए कि होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे जो पुलिस बन चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं, वो भी यूपीएससी को ट्राई करते हैं। तो यूपीएससी देने से आपका नॉलेज में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, वो कोई अलग से नहीं होता है। और उसमें मैथ्स रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, जीके जीएस, इकोनॉमी, है ना, तो बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ता है। और एक दो बार अगर आपने एग्जाम दे दिया तो आपको अगली बार के लिए आपको एक मोटिवेशन और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछी जाती है, पढ़ना कैसे, एक पूरा एक आइडिया लग जाता है। अगला सवाल है सर हमारा कि बच्चों को क्या एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए जैसे फॉर्म भरने वाले बच्चों का? हाँ, अगर कोई बच्चा अगर यूपीएससी में एलिजिबल होता है, उसका सिर्फ मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी जी। अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो, यू कैन फिल द फॉर्म, डजंट मैटर, है ना। उसमें क्या है, किसी ऐसा नहीं कि मैथ्स वाले हो, बीएससी, कोई नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर हो या फिर आप इंजीनियर हो या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, बस एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यस सर, अगला हमारा सवाल है कि अटेम्प्ट क्या होना चाहिए बच्चों का, मतलब कितने अटेम्प्ट तक दे सकते हैं बच्चे? अब क्या होता है कि बहुत सारे जो ओबीसी और ओबीसी वालों को 9 अटेम्प्ट मिलता है, जो जनरल वाले रहते हैं उनको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं, 5 से 6 अटेम्प्ट, जी जी, है ना। उसका एज भी क्राइटेरिया रहता है कि आप 32 साल तक दे सकते हो, यस यस, है ना। लेकिन एससी एसटी को थोड़ा सा वो 35 साल तक बच्चा दे सकता है। अगर एसटी से बिलोंग करते हो तो आप 9 से 10 अटेम्प्ट आप पकड़ लो, है ना। लेकिन गलती करते बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी में जो सीरियस एस्पिरेंट रहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अटेम्प्ट बचाना चाहते हैं कि इस बार मैं तैयारी में फॉर्म नहीं भरूंगा, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट होता है उसमें कि अगर आपके 5 अटेम्प्ट पूरे हो गए तो आप उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते। तो बच्चे क्या करते हैं वहां पे, है ना, अटेम्प्ट को लेकर बड़ा दिक्कत रहता है। दूसरा है कि अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया तो या फिर आपका रनिंग चल रहा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, है ना, एज भी क्राइटेरिया रहती है ना। और ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना कि मैं तो सारे बच्चों को बोलता हूँ कि सेंटर आप नागपुर ले लो या फिर भोपाल ले लो, है ना, और सबको फॉर्म भर देना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। उससे क्या होगा कि आपको सोचने की क्षमता, हम भी चाहते हैं कि अपनी जो बैतूल में बच्चा है, आज किसी बच्चे से बोलो व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम, ये सब बोलते हैं। लेकिन तैयारी यूपीएससी के बैतूल में कोई नहीं करवाता। तो सबसे पहले आपको बच्चों के अंदर में सोच बिल्डअप करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू वांट टू सर्व द कंट्री या फिर आप एज अ सिविल सर्वेंट काम करना चाहते हो, पब्लिक की सेवा करना चाहते हो, तो ये सबसे बड़ा एक पॉलिसी मेकर है और इसमें पॉलिसी को आप चेंज कर सकते हो। और आप जो रियल में जो समाज में, सोसाइटी में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, इट में भी पॉसिबल। यस यस, ओके सर। अगला सवाल है कि आपने यूपीएससी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी बहुत सारी दी है सर, लेकिन बच्चों के लिए कितना समय है और सब्जेक्ट कौन कौन से, सारे सब्जेक्ट का नाम बताइए सर। और उसी के साथ कि बच्चों को जो पढ़ाई में या कहें कि रिवीजन में थोड़ा समय, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कंजप्शन समय ज्यादा ले रहा है यूपीएससी? देखो सर, यूपीएससी में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, है ना, और साइंस टेक भी आता है, साइंस टेक, और उसके बाद भी साइंस का रोल भी आता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स बहुत सारा जाता है। तो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहते हैं वो इकोनॉमी से रहते हैं, इकोनॉमी, है ना। उसमें जो क्या है कि अगर आपने करंट डेटा पढ़ा ली तो उसमें डायनामिक्स रहता है, कभी भी चेंजेस हो जाता है। तो इकोनॉमी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ता है कि वो उसका थीम जानना पड़ता है कि सवाल जो आता है थोड़ा सा आपको माइंड को घुमा देता है। तो इकोनॉमी थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम करेगा, है ना। और जितने भी सारे सब्जेक्ट से कम 15-15 क्वेश्चन आते हैं, वेरी करते हैं, है ना। तो हर सब्जेक्ट से 15-15 क्वेश्चन आते हैं। और अब फोकस करिए पॉलिटी से, काफी सारे बच्चों पॉलिटी बन जाता है ना। थोड़ा हिस्ट्री पे फोकस, हिस्ट्री का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसमें आपको कंफर्म नहीं होता कि वो एंशिएंट से पूछेगा या फिर मेडिवल से पूछेगा या फिर मॉडर्न से पूछेगा, है ना। तो हिस्ट्री को पढ़िए, उसको भी कहाँ से करंट करना है। ज्योग्राफी सिंपल है, पॉलिटी सिंपल है, थोड़ा इकोनॉमी ध्यान दो, है ना। साइंस टेक को थोड़ा पढ़ लो, है ना। ऐसे करते करते जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, रिपीट होते हैं। और दूसरा रहता है सीसेट में। सीसेट में क्या रहता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं 2 दिन में पेपर निकाल दूंगा, लेकिन सीसेट में अगर अभी से बच्चा तैयारी करता है, 1 घंटा देता है, तो यूपीएससी में सीसेट आराम निकाल लेना, ज्यादा कटअप नहीं रहता है। और हम भी, हमारा प्रयास है कि हम भी इस बार थोड़ा सा अच्छी तैयारी करें, है ना।
और दूसरा बात ये भी है कि अगर कोई बच्चे बैतूल में तैयारी करते हैं तो एक अपना ग्रुप होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको यूपीएससी लेवल का कोई अगर तैयारी करना है या फिर आपको गाइडेंस चाहिए या फिर आपको सीसेट पढ़ने में दिक्कत जा रही है, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो एक अपना प्रॉपर टीम बनाएंगे, है ना, और संडे के दिन कोई ना कोई हम एक सारे लोग मिलकर एक प्रॉपर ईमानदारी से टेस्ट लगाएंगे। तो सर हमारा एक सवाल है कि बैतूल जिले के एक ट्राइबल क्षेत्र है और बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि संडे के दिन आप अपना समय ऐसा डिसाइड करें और बच्चों को मार्गदर्शन, अभी एग्जाम है, अभी तो अपन उन बच्चों को एग्जाम पे फोकस करने के लिए बोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन सर बनाइए जिससे बच्चों को मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है सर। बिल्कुल सर, देखो बैतूल में सेंटर चलाई जाती है, छोटी मोटी एग्जाम चलाई जाती है, उसमें क्या रहता है कि बच्चों को रटवाना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे थीम क्या है वो नहीं बता पाते लोग। yes. तो बच्चा कितना भी रटेगा बताओ। हाँ, अगर आप यूपीएससी एमपीएससी लेवल की तैयारी करते तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे एग्जाम का फॉर्म भरिए, सारे एग्जाम को देना है, लेकिन टारगेट आप एक निश्चित रखो कि इस एग्जाम को किसी भी कंडीशन में निकालना। तो हम भी संडे के दिन हम टाइम निकालेंगे और हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम 2 क्लास हम बच्चों के लिए ले ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि सर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता कभी। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उसको डिटेल्स में नहीं जाना पड़ेगा, जब तक वो बेस नहीं बनाएगा, तब तक वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट वीडियो पे नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जो नीट के बच्चे हैं, तो जो लेक्चर मान के चलो मॉर्फोलॉजी है 20 लेक्चर गया उसका सर, और वही वन शॉट में 3 घंटे का पढ़ा। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि वन शॉट उठाते हैं सर, और उस चक्कर में बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि सर कभी भी बच्चे को जो भी तैयारी कर रहा है उसको सबसे पहले एक बार बेस तैयार करना बहुत आवश्यक है। सर अगला सवाल है हमारा सर कि जो सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो अलग अलग जैसे पॉलिटी बताया आपने, हिस्ट्री बताया, जो भी सारे एग्जाम में सर इनका वेटेज क्या रहता है सर, मतलब क्वेश्चन पूछने का? सर वेटेज देखो 100 क्वेश्चन रहते हैं, यस, है ना। 100 में हर सब्जेक्ट से आपको एवरेज क्वेश्चन 15 से 20 पूछ जाएंगे। yes. किसी से कभी 13 पूछ लेता है या फिर 15 या फिर कभी कुछ चैप्टर से 20 पूछ लेते हैं। yes. तो वेरी करता है। देखो अपन ने मान ली कि 15 क्वेश्चन किससे पूछ लिया, ज्योग्राफी से, 15 हिस्ट्री से पूछ लिया और 15 इकोनॉमी से। कितने हो गए? 45 हो गए, है ना। उसके बाद अपन कौन से बच गए? ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी से 15, ये 60 हो गए, यस, है ना। फिर साइंस टेक्स अपन गए 15 पकड़ लो, है ना, 60 और 65 नहीं तो 75 हो जाएगा, 75 हो गया। फिर 15 क्वेश्चन अपन कहाँ से पूछ लेंगे? एनवायरमेंट से 80-90 पहुंच गए सर, है ना। तो कितना पहुंच गए? 90 पहुंच गए। तो ये ऐसे 15 और कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। तो उसको कोई कहाँ से आते हैं? स्पोर्ट्स से भी आ सकते हैं, वो कहीं से उठा लेता है। तो किसी चैप्टर से मतलब कि 20 क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी। मान लो कि एनवायरमेंट को उठाया, और एनवायरमेंट कहाँ से पूछता है? वो जो 12th का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, लास्ट के जो 6 चैप्टर है, वहां से वो एनवायरमेंट पूछ लेता है आपको। बायोटेक्नोलॉजी हो गए या फिर आपको एनिमल्स के बारे में पूछ लेता है ना। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम से? देखो जो फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है तो सबसे पहले जानना चाहता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। yes. क्योंकि यूपीएससी कभी भी उसका मतलब उसका कोई अपन कंफर्म नहीं कर सकते। कई बार क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि सही कौन सा है, ओनली 1 ओनली 2 तो कौन सा सही है हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। yes. तो फर्स्ट टाइम में आप एग्जाम दोगे तो आपको समझना कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, है ना। 3 महीने का समय है, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो कोर सब्जेक्ट है उनको पढ़िए, और जो लास्ट के 2-3-4 साल के जो पेपर है उनको एक बार लगा के और सीसेट में वैसे करना है, और इतना भी ईमानदार से कर ली तो कट ऑफ आपका निकल सकता है ना। बहुत सारी जानकारी दी सर, इस मैसेज के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बच्चे उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। सर थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए। नाइस टू मीट यू सर। ओके सर, वेलकम।